तो जो हम लोगों ने कोई भी एक रेंच हो या सेंट्रल एक्सिस, उसके अलॉन्ग हमारा एक फोर्स और एक कपल जो रिड्यूज होता है, और उसको दो फोर्सेस P और Q में हम लोग कैसे रिड्यूज करते हैं, इस वर्क को हम लोग पीछे एक प्रॉब्लम भी हम लोगों ने किया और आर्टिकल जो थी उसको भी किया गया। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा प्रॉब्लम ये भी है, लेकिन ये भी कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको भी हम आपको बता के और फिर तब आगे की जो आर्टिकल है उस आर्टिकल पर हम आएंगे। क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और देखें कि क्या दिया गया है, और उसके लिए जो आर्टिकल हम लोगों ने प्रूफ किया है उसका इसमें हम कैसे अप्लाई उसको कर सकते हैं, इस चीज़ को समझना है। तो देखो दिया गया है इफ P एंड Q बी टू नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्सेस। अब इसी को यहीं से आप ध्यान देते चलिए। कहा जा रहा है कि P और Q दो नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्सेस, यानी ये दो फोर्स ऐसे हैं जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब देखो कोई भी दो फोर्स होगा तो दो लाइन के अलॉन्ग वर्क करेगा, तो वो दो लाइन जो होंगे वो ऐसे होंगे जो इंटरसेक्ट न करें। तो दो लाइन इंटरसेक्ट तभी नहीं करेंगी जब वो हमारा कोप्लेनर न हो, क्योंकि एक प्लेन में जैसे हमारा यह प्लेन है और यह एक लाइन है, यह एक लाइन है, तो इसको बढ़ाने पर कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन यदि हमारा यह एक प्लेन हो गया और एक प्लेन और हमने यहाँ ले लिया, और तब इस प्लेन में हम कोई फोर्स ले, लाइन लें और इसमें लाइन लें, तो चूंकि ये दोनों पैरेलल है, इसलिए इसमें जो भी लाइन चाहे जिस डायरेक्शन में भी लोगे वो इसी प्लेन में होगा, और ये प्लेन के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यदि दो फोर्स ऐसे हों जो नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों पैरेलल प्लेन पे है, वो दोनों फोर्स जो हैं वो पैरेलल प्लेन पे है। अब आगे आप देखिए, एक प्लेन पे जब होंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे। तो आगे कहा जा रहा है इफ P and Q be two non-intersecting forces whose directions are perpendicular। अब दो फोर्स हैं और जो दोनों के डायरेक्शन हैं वो आपके परपेंडिकुलर है। तो अब आप देखो जो हम लोग आर्टिकल किए थे कि उस आर्टिकल में, अभी आर्टिकल पर क्यों आएंगे इसको लिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं अभी। तो इफ P and Q be two non-intersecting forces, P और Q ऐसे दो फोर्स है जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं, whose directions are perpendicular, और दोनों फोर्स के जो डायरेक्शन है वो each other परपेंडिकुलर है। फिर हमको करना क्या है, so that the distances from the central axis from their lines of actions are Q square to P square। यानी जो दोनों लाइन है, जो दोनों फोर्स है, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, इनके जो डिस्टेंसेज है सेंट्रल एक्सिस से, वो डिस्टेंसेज आपको Q स्क्वायर और P स्क्वायर के रेशियो में होंगे, ऐसा आपको दिखाना है। तब आप देखो एक प्लेन में यदि दो पैरेलल लाइन रहे, एक प्लेन में अब दो लाइन इंटरसेक्ट न करें, उसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक प्लेन में यदि दो लाइन पैरेलल हो जाए तो भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और दूसरी स्थिति यह है कि ये कहा जा रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर है तब ये दोनों पैरेलल नहीं लिया जा सकता। तो यानी दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग है, अब परपेंडिकुलर है, एक को पॉसिबल है। जब आपका एक फोर्स एक प्लेन में हो, जैसे आपने यह सेंट्रल एक्सिस जो लेते रहो, जैसे यह एक लाइन ले लिया और यह एक प्लेन यहाँ कंसीडर किया और यह एक प्लेन यहाँ कंसीडर किया, तो इस प्लेन में कोई भी लाइन लोगे और इसमें कोई भी लाइन लेंगे, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ये परपेंडिकुलर हुए, क्योंकि एक प्लेन में भी पैरेलल यदि रहते हैं तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग होते। लेकिन कहा जा रहा है कि एक प्लेन में जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो डिफरेंशियली ये इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग हो
अब परपेंडिकुलर भी हो, दोनों हो, एक को पॉसिबल है। तो ये दोनों तब पॉसिबल होगा जबकि आपके दो प्लेन, जैसे एक प्लेन ले लिया दूसरा प्लेन ले लिया, इसमें कोई एक लाइन ले लो, एक डायरेक्शन ले लिया, इसमें फिर जो यह एक प्लेन लिए, तो अब इसमें जो हम लेते हैं तो ये जेड एक्सिस से थीटा और यह जेड एक्सिस से जो क्यू लेते हैं फाई। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल हमारा 90 हो जाए। तो जब 90 हो जाए इसका मतलब ये जेड है तो इससे यह एंगल और ये दूसरे साइड तो इसी के पैरेलल यहां से ले लो, और तब इस जेड एक्सिस के ऑपोजिट में हमारा जो फोर्स होगा तो उसके बीच का एंगल जो होगा वो हमारा 90 होगा। तो फोर्स यहां वर्क किया और ये फोर्स यहां वर्क किया, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों फोर्स आप ऐसे, ये आपका यह जेड के यह एक प्लेन है और यह एक प्लेन है, एक प्लेन में यह एक फोर्स है और ये जो दूसरा प्लेन है इसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यह इधर से थीटा और ये उधर फाई, ऐसा एंगल बनाता है। तो ये दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग हो गए क्योंकि इस प्लेन में इसको कहीं भी तुम लोगे, ये इसको प्लेन में लोगे तो ये कहीं भी इसी प्लेन में जाएगा और यह इसी प्लेन में जाएगा, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग हो गया। और ये परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये जो जेड एक्सिस है इससे जो आपका फाई रहता है, तो जो यहाँ आपका ये थीटा पर है तो इसी के पैरेलल यहाँ ले लो, तब इनके बीच का यह फोर्स और जो फाई उधर है इन दोनों के बीच यानी थीटा प्लस फाई ये 90 हो जाए। तो ये हो गया। तब हमको करना क्या है, तो अब आपको दिखा ये आर्किल के फॉर्म में कैसे रिड्यूस हो रहा है कि हम एक प्लेन यहां से लिए और यह प्लेन इस फॉर्म में लिया गया, यह प्लेन जैसे आर्किल हम लोगों ने किया है, ये दो प्लेन ये दोनों पैरेलल है। इस पे हमने क्या किया कि यह फोर्स जो P है इसको हमने थीटा ले लिया और इसमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स Q ये फाई ले लिया जो अब तक हम लेते रहे। तब ये दोनों पैरेलल प्लेन में हैं इसलिए ये नॉन इंटरसेक्टिंग हो गए और ये फोर्स और ये इसी के पैरेलल यदि यहां हम ले कोई लाइन तो इसके और इसके बीच का एंगल 90 हो जाए, तो ये हमारा परपेंडिकुलर भी हो गया और नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो गया। तो जब ये पैरेलल है तो इसको हमने सपोज किया कि ये जेड एक्सिस जो लेते रहे और इसको एक्स एक्सिस लेते रहे, तो यह ए डिस्टेंस पर है और इसको हमने बी डिस्टेंस पर ले लिया, यह बी डिस्टेंस पर इस फॉर्म में ले लिया। तब हम जो आर्किल में किए हैं उस आर्किल से ही अब हमको क्या करना है, तो देखो पूरे सिस्टम में जितने भी फोर्सेस हैं सबका रिजल्टेंट हम आर और के इसमें रिड्यूस करते हैं। तो जब रिड्यूस करेंगे और दोनों का डायरेक्शन एक होगा तब वो सेंट्रल एक्सिस कहलाएगा। तब ये कहा जा रहा है कि जो ये दोनों फोर्सेस हैं इनके डिस्टेंसेस सेंट्रल एक्सिस से, तो ये हम सेंट्रल एक्सिस जब के एलॉन्ग जब वर्क करेगा आर और जी तब हमारा जी कॉस थीटा यानी क्या होता है, तो ये हमारा जेड एक्सिस इसको ले लिया। आइए दो फोर्स पी और क्यू लिया गया जो परपेंडिकुलर है और नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो अब इसका जो डिस्टेंस सेंट्रल एक्सिस से है ए और इसका डिस्टेंस जो सेंट्रल एक्सिस है बी, इस ए और बी का यानी डिस्टेंसेस ऑफ द सेंट्रल एक्सिस फ्रॉम देयर लाइन्स ऑफ एक्शन, ये दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका सेंट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंसेस होंगे उसका जो रेशियो होगा वो क्यू स्क्वायर टू पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर का जो रेशियो होगा वही है डिस्टेंसेस के रेशियो होंगे। तो इस वर्क को कैसे करेंगे तो अब आप समझ लो।
करेंगे कि हमने आर्टिकल के अनुसार यह फोर्स P और फोर्स Q ले लिया, A डिस्टेंस पर ये और B डिस्टेंस पर ये। अब बहुत डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि एक आर्टिकल और इसके ठीक पहले वाला प्रॉब्लम ये हुआ है। सेम वही चीज वहाँ हमने थीटा इसको लिया था, जेड एक्सिस से वाई के एलान, और इसको वाई के अपोजिट डायरेक्शन में जेड एक्सिस से फाई एंगल लिया था। तो यह थीटा प्लस फाई ये 90 हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है। और तब यह ए और बी इनके जो डिस्टेंसेस हैं उसका रेशियो निकालना है कि वो रेशियो हमारा क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर इसके फॉर्म में आवे। तो इसके लिए देखो क्या करोगे कि जो 4 इक्वेशन लेते हैं वो 4 इक्वेशन यहाँ से मिलेंगे और वहीं से ए और बी की वैल्यू हम पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। तो हमने यहाँ जो वर्क किया उसको एक बार लिख लें। तो यह प्रूव लेट फोर्सेस P एंड Q, इसको A ले लिया, इसको B ले लिया। लेट फोर्सेस P एंड Q एक्ट एट कैपिटल A एंड कैपिटल B ऑन 2 पैरेलल planes to Z axis. We also suppose that distances from central axis ब्रैकेट में दैट इज जेड एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस को ही जेड एक्सिस लिया गया है। डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस आर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। Now coordinate of capital A is equal to A00 and capital B is equal to -B00। ये पीछे दो क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है। ये एक्स एक्सिस है तो इसलिए यह एक्स कोऑर्डिनेट ही ए रहेगा, वाई और जेड 0 हो जाएगा, और जो यह बी है ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए ये -B और 0 ऐसा ए और बी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमको जो 4 इक्वेशन लेने हैं उन 4 इक्वेशन के लिए हमको और क्या चाहिए, इस पी का जो डायरेक्शन, पी का जो लाइन ऑफ एक्शन है और क्यू का उसके डायरेक्शन को चाहिए। तो ये हम लोगों को ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस P एंड Q आर। अब देखो ये हमारा परपेंडिकुलर प्लेन में है तो एक्स एक्सिस से 90 तो cos 90, और ये जेड एक्सिस से थीटा है तो वाई से 90 माइनस थीटा। तो ये पीछे कई बार हुआ है इसलिए हम आर ये हो गया 0 साइन थीटा और कास थीटा, ये हो गया आपका पी का, एंड इसका हो गया 0 और माइनस साइन फाई और कास फाई रिस्पेक्टिवली, ये हो गया।
अब इसका हम क्या करेंगे कि इसके कंपोनेंट निकालेंगे, इसका भी एक्स वाई जेड के एलांग और इन दोनों का भी एक्स वाई जेड के एलांग, और इसी को इसमें रिड्यूस किया गया है। तो इन दोनों का एक्स वाई जेड के एलांग, इसका एक्स वाई जेड के एलांग, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल, यल यम यन दोनों के इक्वल। ये पीछे वर्क हुआ है, उसी को रिवाइज करना है यहाँ। तो अब यहाँ से देखो कंपोनेंट्स ऑफ आर के एलांग एक्स वाई जेड एक्सिस आर, ये हो गया कैपिटल एक्स। तो देखो आर का फोर्स आर है तो यक्स से भी 90 तो आर कास 90, और वाई से भी 90 तो आर कास 90, लेकिन जेड से ये फोर्स 0 एंगल बना रहा तो आर कास 0, यानी आर ये हमको मिलेगा। तो यक्स कंपोनेंट 0, वाई कंपोनेंट 0 और जेड कंपोनेंट आर, ऐसा हो गया आर। अब यह एल ये के का करेंगे तो वैसे ही 0 m0 और n के ऐसा आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 ऐसा लिया। ये तो दोनों का रिजल्टेंट रेंज है, तो इसका एक्स वाई जेड के एलांग और एक्स वाई जेड के अबाउट जो इसके कंपोनेंट होंगे मोमेंट के, वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब आपको P और Q का, तो इसके कोऑर्डिनेट नाउ components and components of forces P and Q along x y z एक्सिस आर। तो कैपिटल एक्स वाई जेड ये वैल्यू निकालने के लिए कोऑर्डिनेट लिखो पहले, यही हम करते हैं। तो कोऑर्डिनेट इसका लिखिए। तो अब हमको कंपोनेंट जो यह फोर्स P है और फोर्स Q है इसके कंपोनेंट को डिटरमिन करना है, और एक्स वाई जेड के अबाउट इसके मूवमेंट को भी डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ए का तो एक कोऑर्डिनेट किया जा चुका है, यह डिस्टेंस ए है और ये एक्स एक्सिस पर है, तो ए 0 0 ऐसा हुआ। तो ए 0 0 इसका कोऑर्डिनेट, और इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो 0 साइन थीटा और कास थीटा ऐसा है। तो जो फोर्स है उसके डायरेक्शन कोसाइन में प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा कंपोनेंट निकल जाएगा। तो यानी 0 P × 0, फिर साइन थीटा है डायरेक्शन कोसाइन, तो यह P साइन थीटा और फिर P कॉस थीटा, ये हमने कर लिया। अब यह फोर्स Q, तो Q का जो कोऑर्डिनेट है तो B निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट -b, और एक्स एक्सिस पर y और z कोऑर्डिनेट 0, तो ये y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0, ये हो गया। अब इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स Q, उसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो 0 माइनस साइन फाई और कास फाई ऐसा है। तो उसमें फोर्स Q से प्रोडक्ट करोगे तो ये 0 और -q साइन फाई और फिर ये Q कास फाई ऐसा हुआ। अब हम क्या करेंगे कि इससे x निकालेंगे, तो x के लिए x कंपोनेंट तो 0, y कंपोनेंट निकालेंगे तो ये y कंपोनेंट P साइन थीटा और -q साइन फाई। एक वर्क और यहाँ हम करते चलेंगे, क्योंकि ये दिया गया है कि जो यह फोर्स P है और जो फोर्स Q है इनके बीच का एंगल 90 है।
तो यह थीटा ले ले तो जो फाई की वैल्यू होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब इसी को चेंज कर दो, तो फाई को भी हम चेंज कर लेते हैं थीटा में। तो ये वैल्यू आ गया पी साइन थीटा और माइनस क्यू साइन 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा कैसे आया ये आप समझ रहे हो कि जैसे ये फोर्स P और फोर्स Q इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है। तो उसमें से जेड एक्सिस के एक तरफ थीटा है और जो फाई है वो जेड एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो जो फाई की वैल्यू होगा वो हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सिंस फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये होगा। अब ये कैसे हुआ ये आपको बता दिया गया। तब हमारा इसकी वैल्यू आ गया पी साइन थीटा और माइनस क्यू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा कॉस थीटा। ये हमने y की वैल्यू को डिटरमिन कर लिया। अब z की वैल्यू को डिटरमिन करें z, तो z हमारा p cos थीटा और प्लस q cos फाई, ये z कंपोनेंट ये भी z कंपोनेंट। अब हम फाई को चेंज कर लेते हैं 90 माइनस थीटा में, तो p cos थीटा और प्लस q या cos 90 माइनस थीटा, यानी ये वैल्यू हमको मिल जाएगा p cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो प्लस q साइन थीटा, ऐसा हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि जो यह r और k इसका जो x y z के लाइन कंपोनेंट है L M N है, वो इसके इक्विवेलेंट है दोनों फोर्सेस के। तो इन दोनों का जो x कंपोनेंट का सम होगा, y कंपोनेंट का सम होगा, z कंपोनेंट का सम होगा, ऐसे इन दोनों का L M N इसका जो सम होगा वो वैल्यू हमारा इसके इक्विवेलेंट है, तो वो इक्वल आएगा। तो सिंस R K is equivalent to the effect of the force P and Q therefore इसका x इसके x के इक्वल है तो 0, तो ये हमको आ गया p, यहां से p साइन थीटा माइनस q cos थीटा, यह वैल्यू 0, क्योंकि इसका r का केवल z के लांग ही r है और दोनों के लांग 0 है, तो यह वैल्यू 0। और z कंपोनेंट p cos थीटा और प्लस q साइन थीटा इज इक्वल टू r, इसका z के लंग r है। वैसे L M N ये हमको डिटरमिन करना होगा, तो अब इसका x y z ये निकाल लिया गया, इसके x y z के कंपेयर कर लिया, ये दो इक्वेशन आ गया। अब इसको हमने कह दिया कि यह ऐसे फर्स्ट और ऐसे सेकंड ये ले लिया। अब इसका L M N निकाला, तो वो L M N इसके L M N के ये इक्विवेलेंट है। तब हम क्या करेंगे कि इसका जब L निकालोगे तो यहाँ से L इसका निकाला जाएगा, तो ये L के लिए आप इसको छोड़ो तो 0, इसको छोड़ो तो 0, तो L 0 आ गया। और यह M की वैल्यू निकालेंगे तो यह 0 माइनस AP cos थीटा, ऐसा आया यहाँ से।
और यहां से करोगे तो 0 प्लस बी क्यू कास फाई प्लस बी क्यू कास फाई, ऐसा हो गया। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे कि फाई को चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा में, तो यह माइनस ए पी कॉस थीटा प्लस बी क्यू कास फाई की जगह 90 माइनस थीटा, यानी ये वैल्यू आ गया माइनस ए पी कॉस थीटा और प्लस बी क्यू साइन थीटा। यह हमने m निकाल लिया। अब यन निकालें n, तो यन के लिए लास्ट को छोड़ो तो ए पी साइन थीटा माइनस 0 हुआ, ए पी साइन थीटा और माइनस 0, तो केवल ए पी साइन थीटा हमने लिख लिया। यहाँ से यन तो बी क्यू साइन फाई है, लेकिन माइनस में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा, प्लस बी क्यू और साइन फाई। अब फिर इस फाई को हम चेंज कर लेंगे 90 माइनस थीटा में, तो यह ए बी और साइन थीटा और प्लस बी क्यू साइन 90 माइनस थीटा, यानी यह वैल्यू ए पी साइन थीटा और प्लस बी क्यू साइन 90 माइनस थीटा तो कास थीटा, ये आ गया। अब इसका यल यम यन जो आया वो हमारा इसका यल यम यन जो है, ये यल यम यन निकाले इन दोनों फोर्सेस का, तो हमको ये मिला। और इस के का यल यम यन निकालेंगे तो इसका x के अलांग जो आएगा k cos 90 तो 0, y के अलांग k cos 90 0 और z के अलांग k हाई है, तो हमको केवल n इसका k है और शेष l यम यन इसका 0 है, ऊपर लिखा जा चुका है इसको। तब हमको फिर इसको हम लिखेंगे तो ऑन comparing components of K with components of P and Q, we find। और फिर इसको लिखें, तो जब इसको लिखेंगे तब आप देखो ये यल यम एल इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो कुछ नहीं देगा, लेकिन यह यम 0 दे देगा ये वैल्यू, और यन हमारा के दे देगा। तो अब इसको हम लिखते हैं तो माइनस ए पी कॉस थीटा प्लस ये यहाँ से लिखो माइनस ए पी कॉस थीटा प्लस बी क्यू साइन थीटा प्लस बी क्यू साइन थीटा, ये वैल्यू 0, क्योंकि यह यम की वैल्यू है और इसका m 0 है, तो यह 0। फिर इसके बाद से n इसका जो है ए पी साइन थीटा और प्लस बी क्यू कास थीटा, अब यह के इक्वल हो जाएगा। तो फोर्स से कंपेयर करने पर हमको 2 इक्वेशन यहाँ से मिले, फर्स्ट एंड सेकेंड, मूवमेंट से 2 और आया, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया थर्ड एंड फोर्थ। अब इन्हीं के हेल्प से आपको वर्क क्या करना है, ये जो वर्क हम लोगों ने किया है ये सेम वर्क आर्टिकल में भी किया गया, उसके बाद का जो प्रॉब्लम था उसमें भी किया गया, तो ये सारे वर्क हम लोग, तो इस तरह से अब हम लोगों ने जो चारों इक्वेशन पहले से निकालते रहे उसको हम लोगों ने निकाल लिया है। अब करना क्या है, हमको वैल्यू निकालना है सेंटर एक्स से जो फोर्स P और Q इनके जो डिस्टेंसेस है
उनका जो रेशियो होगा वो रेशियो हमको पी और क्यू के फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए पहले देखो कि चारों इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू को निकालें। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए तो हमारे पास 4 इक्वेशन है। एक तो इक्वेशन ए है, दूसरा इक्वेशन ए है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो यदि इससे हम जीरो वाले से ही पहले निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा इन नॉन जीरो को यूज करेंगे तो आर और के हमारा आ जाएगा, जबकि पी और क्यू के ही फॉर्म में लाना है। तो जीरो वाले को देखो, तो जीरो वाले में एक इक्वेशन है और एक ये है। तो इसको यदि हम लेते हैं तो इसमें ए और बी नहीं है, और हमको फोर्सेस का सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, यानी ए और बी का रेशियो निकालना है। इसलिए हम इस इक्वेशन में ए और बी है तो इसको लेंगे। तो फ्रॉम थर्ड ए पी cos थीटा इज इक्वल टू बी क्यू साइन थीटा, यह आ गया। और डिस्टेंस का रेशियो लेना है तो डिस्टेंस को एक तरफ लाओ, तो यह है ए बाई बी, और ये हमको आया, यह बी को इधर लिया, यह क्यू बाई पी, और ये साइन थीटा और अपान cos थीटा, ये वैल्यू आ गया। अब ए बाई बी का रेशियो तो हमारा आएगा क्यू और पी के टर्म में, लेकिन हमको क्यू और पी के टर्म में नहीं चाहिए, क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर के, और हमको साइन और cos नहीं चाहिए। तो साइन और cos की वैल्यू देखें, इसमें किसी इक्वेशन से हमको पी और क्यू के फॉर्म में निकल जाएगा क्या? तब इसको देखो, ये जो है इसमें ये भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको सपोज कर लो कि कोई एक इक्वेशन है 4 तक की लिया गया, इसको हमने 5th कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि इससे फ्रॉम फर्स्ट, तो ये वैल्यू P sin थीटा इज इक्वल टू Q cos थीटा। अब हमारा ये sin थीटा बाई cos थीटा है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो sin थीटा बाई cos थीटा है, तो इसको हम ये लिखेंगे। तो यहाँ से sin थीटा और बाई cos थीटा एक Q बाई P ऐसा। अब देखो इसकी जगह Q बाई P कर दो तो Q स्क्वायर और P स्क्वायर का रेशियो आ गया, और ये चीज हमको लाने थे। तो टोटल क्वेश्चन में हम लोगों ने किया क्या, जो ये 4 इक्वेशन यानी इन दोनों फोर्सेस का कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, L, M, N, ये जो निकालते हैं वो निकाल लेंगे, और इसका हम कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, L, M, N यह निकाल लेंगे, और ये इसके इक्विवेलेंट है। तो दोनों के सम का इसको हम कंपेयर कर लेंगे, X को X से, Y को Y से, Z को Z से, L, M, N को L, M, N से। तो चूंकि X इक्वल टू X भी 0 है, इसका भी और इसका भी X 0 आता है, तो 0 इक्वल टू 0 कोई नया इक्वेशन नहीं देता है। वैसे यल भी कोई नया इक्वेशन नहीं देता है, लेकिन दोनों का Y और Z और M और N ये हमको 4 इक्वेशन दे देते हैं। तो वो 4 इक्वेशन जैसे हम लोग आर्टिकल से निकालते आ रहे हैं वैसे इसके लिए भी निकाल लेंगे। अब नया वर्क पर्टिकुलर केवल इस क्वेश्चन के लिए जो हमको करना है वो सिर्फ इतना करना है कि ये जो दो हमारे जीरो, इन चारों इक्वेशन में जो 2 जीरो हैं उनको कंसीडर करें। उन्हीं को कंसीडर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि हम R को और K को इसको यदि कंसीडर करेंगे तो हमको इसमें R और K भी आएगा, जबकि हमको A और B का रिलेशन केवल Q स्क्वायर और P स्क्वायर में लाना है। इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, जीरो वाले को लेंगे। तब जीरो वाले को लाना है तो हमारे पास जीरो का एक इक्वेशन ए है और एक इक्वेशन ए है। तब हम देखेंगे कि ए और बी को लाना है तो इसमें ए और बी नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। इसमें ए और बी है तो ए और बी का रेशियो लेना। तो इसमें ए और बी का रेशियो लिया गया तो यह क्यू पी है और ये हमारा अतिरिक्त आया है। अब इसकी वैल्यू क्यू और पी के टर्म में लाओ जिससे क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाए।
तो अब यह लाने के लिए फिर जो ये जो जीरो वाला इक्वेशन है, इससे ये साइन थीटा बाई कास थीटा की वैल्यू को हम निकाल लेंगे और यह क्यू बाई पी जो आया इसको यहाँ रख दोगे, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो वही लास्ट स्टेप हमारा यही है। The value of sin theta by cos theta in equation फिफ्थ, जो ये फिफ्थ है इसी में रखें, we get a by b is equal to q by p और फिर इसकी वैल्यू q by p ऐसा आ गया। दिस इम्प्लाई a by b is equal to q स्क्वायर by p स्क्वायर ऐसा हो। और हमको यही दिखाना है कि सेंटर a हमारा है क्या, सेंट्रल एक्सिस से फोर्स p का डिस्टेंस, और b है सेंट्रल एक्सिस से फोर्स q का डिस्टेंस। तो इसका जो रेशियो हुआ वो q स्क्वायर और p स्क्वायर के टर्म में आ गया। यह रिलेशन हमको दिखाना था, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमको रिजल्ट को यही हमको लाना था। इस तरह से हमारा ये टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।